हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये आईपीसी सीरीज का लेक्चर नंबर 5 है, जिसके अंदर हम आज कवर करेंगे जनरल एक्सप्लेनेशन को। ये जनरल एक्सप्लेनेशन का पार्ट 3 का वीडियो है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो और डाल दी हैं, जिसके अंदर मैंने सेक्शन 6 से 20 और 21 से 30 तक कवर करवाया था। ये इस सीरीज का वीडियो नंबर 3 है, जिसके अंदर हम आज कवर करेंगे 31 से 39 तक। सो प्रोसीड करते हैं। सेक्शन 31 कहता है कि एक विल क्या होती है। अ विल, द वर्ड अ विल डिनोट्स एनी टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट। सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। क्वेश्चन भी ये आएगा कि विल क्या होती है। ऑप्शन सीधा सीधा उसके अंदर हमारा आएगा टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट्स। और विल के बारे में अगर आगे पढ़ना है तो जब हम टीपीए पढ़ेंगे तब मैं आपको उसके अंदर पूरा बताऊंगा। लेकिन आईपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ एक टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट होता है, एक विल, जो कि हमें गिवन है सेक्शन 31 के अंदर। अब सेक्शन 32, वर्ड रेफरिंग टू एन एक्ट ऑफ इंक्लूड्स इलीगल ओमिशन। क्या लिखा है? वर्ड रेफरिंग टू एक्ट इंक्लूड्स इलीगल ओमिशन। इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है? इन एवरी पार्ट ऑफ दिस कोड except where the contrary intention appears from the context. Word which refer to acts done extend also to illegal omission. मतलब इस पूरे कोड के अंतर्गत आने वाली सभी चीजें, सभी पार्ट, जब तक कि उनके अंदर कोई कॉन्ट्रेरी या कोई विवादास्पद इंटेंशन अपीयर ना हो जाए, तब तक वो ऐसी ही मानी जाएगी कि उसका जो कंटेंट है वो इलीगल ओमिशन तक जाएगा। इसके साथ डील करता हुआ एक केस है, ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसके फैक्ट आप नोट कर लीजिए प्लीज, क्योंकि ये केस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा भी गया है। इसके अंदर केस था एक हस्बैंड और वाइफ का। उन दोनों के बीच में संबंध कुछ खराब चल रहे थे। अब क्या हुआ, हस्बैंड ने अपनी वाइफ को बहुत भूखा रखा, बहुत मारा पीटा। मतलब वो हस्बैंड अपनी वाइफ को चार दिन तक खाना नहीं देता था। अब वाइफ एक दिन मौका पाकर घर से बाहर निकल गई। जब वो घर से बाहर निकली तो वो पहुंची सीधा हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल में जो डॉक्टर थे उन्होंने किया पुलिस को इन्फॉर्म। जब पुलिस को इन्फॉर्म किया गया तब तक उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी थी। अब इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि जो हस्बैंड था वो सेक्शन 307 आईपीसी के अंतर्गत अटेम्प्ट टू मर्डर का दोषी था। ये इसके फैक्ट थे और ये आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है इसी फैक्ट के, इसी केस के नाम से। तो आई होप आपको ये याद रहेगा। सेक्शन 33, एक्ट और ओमिशन। अब एक्ट और ओमिशन के अंदर, अब अगर हम बात करते हैं एक्ट की हम बात करते हैं, तो उसके अंदर एक सिंगल एक्ट भी आ सकता है और एक सीरीज ऑफ एक्ट भी आ सकता है। और यहीं हम बात करते हैं ओमिशन की, तो उसके अंदर एक सिंगल ओमिशन भी आ सकता है और एक सीरीज ऑफ ओमिशन भी आ सकता है। मतलब अगर हम कहें कि एक सिंगल एक्ट होगा तो होगा, अगर हम कहें एक सीरीज ऑफ एक्ट होगा तो होगा, अगर हम कहें एक सिंगल ओमिशन होगा तो होगा, और अगर हम कहें एक सीरीज ऑफ ओमिशन माना जाएगा तो वो भी माना जाएगा। अब आती है सेक्शन 34, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ आईपीसी। सेक्शन 34, एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। अनेक आदमियों द्वारा काम किया गया हो और उस काम को करते समय उनके इंटेंशन कॉमन हो, सिमिलर इंटेंशन हो। When a criminal act is done by several person, जब एक आपराधिक कार्य बहुत लोगों द्वारा किया जाता है, लेकिन वो आपराधिक कार्य जो किया गया है वो कैसा होना चाहिए? इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल,
मतलब उस कार्य को करने के लिए सबकी इंटेंशन कॉमन होनी चाहिए, सबकी सिमिलर इंटेंशन होनी चाहिए, सबकी प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड होनी चाहिए, सब उस काम को करने के लिए पहले से ही तैयार होने चाहिए मेंटली। ईच ऑफ सच पर्सन इज लाइबल फॉर दैट एक्ट। वो हर एक आदमी लाइबल होगा उस एक्ट के लिए जैसे कि उसने वो एक्ट खुद ही किया हो। इन द सेम मैनर एज इफ इट वर डन बाय हिम अलोन। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। सपोज कर लीजिए ABCD 4 आदमी थे, वो गए बैंक लूटने के लिए। अब उनका इरादा बैंक लूटने का था और उनको ये भी पता था कि बीच में कोई आ गया तो उससे मारपिटाई हो सकती है। चलो जी कोई बात नहीं। अब वो गए, उन्होंने बैंक लूटा। अब मिस्टर डी ने जिसके पास हथियार था उसने बैंक के सिक्योरिटी गार्ड को मार दिया। तो अब इस केस में ABC ये नहीं बोल सकते कि जी हमने तो खून करने के बारे में बात ही नहीं की थी। यहाँ पर अगर डी ने खून किया है तो ABC भी उतने ही लायबल होंगे जितना कि डी खून करने का लायबल है। अब इस सेक्शन के लिए हमारे पास बहुत सारे केसेस हैं जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैंने यहाँ पे केसों के नाम लिख रखे हैं और मैं आपको फैक्ट बोलता जाऊंगा, आप इसको प्लीज और प्लीज नोट करते रहिएगा। पहला केस है स्टेट ऑफ MP वर्सेस देशराज। स्टेट ऑफ MP वर्सेस देशराज, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा गया था, फॉर द पर्पस ऑफ कॉमन इंटेंशन प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड इज नेसेसरी। मतलब क्रिमिनल इंटेंशन को स्थापित करने के लिए दिमागों का मिलान होना जरूरी है, दिमागों का पूर्ण मिलान होना जरूरी है। सेकंड केस MA अब्दुल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इसके अंदर ये कहा गया था, प्लानिंग ऑल्सो टू बी मेड इन द प्लेस ऑफ एक्सीडेंट। मतलब जहां पर वो अपराध घटित हुआ है उसी क्षण उसी स्थान पर प्लानिंग की जा सकती है। ये जरूरी नहीं है कि अपराध होने से पहले ही प्लानिंग की जाए, इंस्टेंट प्लानिंग भी हो सकती है। ये इसमें हेल्ड हुआ था। केस नंबर 3 अंबानी के देवनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ त्रिपुरा। इसके अंदर के फैक्ट ये थे कि 2 पर्सन के बीच में फाइट हो रही थी। अब एक तीसरा आदमी बीच बचाव करने के लिए आ गया, लेकिन उनकी हाथापाई के चक्कर में वो तीसरा आदमी मर गया। 2 आदमियों के बीच में फाइट हो रही थी, तीसरा आदमी उन दोनों की फाइट रोकने के लिए आया, उसने हाथापाई रोकने के लिए बीच बचाव किया, लेकिन उन दोनों में इतना भयंकर एंगर था कि उन दोनों के चक्कर में वो मर गया। अब इस केस के अंदर कोर्ट ने ये कहा गया था कि ये जो उसकी डेथ हुई है, ये जब उसकी डेथ हुई है तो उस केस के अंदर उनकी इंटेंशन तो उसको मारने की नहीं थी, वो सडन मरा है। तो इसके ऊपर सेक्शन 302 और सेक्शन 34 का केस इन दोनों के ऊपर नहीं लगेगा। तो कोर्ट ने सेक्शन 304 और 302 और 34 का केस इसके ऊपर से डिसमिस कर दिया था, क्योंकि ये एक सिर्फ एक्सीडेंट था, ये कोई प्री डिफाइंड या कोई प्री डिटरमाइंड कोई प्री प्लान्ड कोई एक्शन नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्सीडेंट था जिससे वो मर गया। गणेश सिंह वर्सेस राम पूजा, इसको हेल्ड किया था प्रीवी काउंसिल ने। अब आजकल क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेते हैं कि इसको हेल्ड किसने किया था या इस केस में जजेस कौन थे, तो हमें अब हर एक चीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा। तो गणेश सिंह वर्सेस राम पूजा वाले केस को हेल्ड किया था प्रीवी काउंसिल ने, और इसमें प्रीवी काउंसिल ने कहा था कि एक्ट के लिए ईच एंड एवरी पर्सन शैल बी लायबल।
मतलब हर एक आदमी उस एक्ट के लिए जिम्मेदार माना जाएगा। अब ये केस आता है आपका बारेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस ऑफ 34। इसको हम पोस्ट मास्टर केस के नाम से जानते हैं। इसके अंदर ये हुआ था, एक्यूज अपने कुछ साथियों के साथ बैंक पोस्ट ऑफिस को लूटने गया था और वो सब आदमी पोस्ट ऑफिस में पीछे के दरवाजे से घुस गए और उन्होंने पोस्ट मास्टर से पैसे छीनने की कोशिश भी करी। अब इसी दौरान एक्यूज जो था उसने पोस्ट मास्टर को गोली मार दी। अब इसके अंदर एक वीरेंद्र कुमार नाम का आदमी अरेस्ट हुआ जिसके पास एक पिस्तौल थी। अब वीरेंद्र कुमार ने अपना डिफेंस देते हुए स्टेटमेंट दी कि मैं तो वहाँ पे सिर्फ दरवाजे पे खड़ा हुआ था पोस्ट ऑफिस के, और मैंने वहाँ पे उसको शूट नहीं किया और ना ही मेरी कोई शूट करने की इंटेंशन थी। लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने उसकी सभी स्टेटमेंट को खारिज कर दिया और ये बोला कि अगर कोई आदमी बाहर खड़ा हुआ वेट भी कर रहा है तो वो भी उतना ही लायबल होगा जितना कि बाकी सब हैं। कहा था पर्सन हु आर वेटिंग आउटसाइड आर ऑल्सो हेल्ड लायबल फॉर एक्ट। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, महबूब शाह वर्सेस एम्परर। इसको हम सिंधु रिवर केस भी बोलते हैं और इसको हेल्ड किया था प्रीवी काउंसिल ने। इसके अंदर अल्लाहदाह और उसका फ्रेंड अपने खेत में गए थे जो कि सिंधु रिवर के पास था, या ऐसा मान लीजिए अल्लाहदाह या उसका फ्रेंड सिंधु रिवर में गए थे मछली वगैरह पकड़ने के लिए। अब जो एक्यूज था उसने वहाँ पे ऑब्जेक्शन रेज किया कि अब्दुल्ला और उसका फ्रेंड वहाँ पर मछली नहीं पकड़ सकते, लेकिन अब्दुल्ला और उसके फ्रेंड ने उसकी ऑब्जेक्शन को इग्नोर कर दिया। और जब अब्दुल्ला और उसका फ्रेंड वहाँ से मछली पकड़ करके अब वापस अपने घर जा रहे थे तो जो एक्यूज था वो अपने दोस्तों के साथ आया और उसने वहाँ पर उनसे हाथापाई करनी शुरू कर दी। अब एक एक्यूज का फ्रेंड था वल्ली शाह। वल्ली शाह ने अब्दुल्ला को गोली मारी और उसकी डेथ हो गई अब्दुल्ला की इंस्टेंट। अब जो महबूब शाह था अब महबूब शाह ने हामिदुल्लाह को भी इंजर्ड कर दिया और जो वल्ली शाह था मेन एक्यूज और उसका दोस्त वो होगा अंडरग्राउंड। अब इसमें हेड हुआ था, इट इज़ अ मैटर ऑफ कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन। मतलब ये एक मैटर था जिसके अंदर उनका प्री प्लान था कि हम इसको इस तरीके से मारेंगे अगर ये नहीं माना तो। वल्ली शाह एंड महबूब शाह विद देयर फ्रेंड मे हैव इंटेंशन टू सेव Allada, but it is not prior meeting of mind. Similar intention and common intention are different. इसमें ये हेड हुआ था कि सिमिलर इंटेंशन और कॉमन इंटेंशन दोनों डिफरेंट चीजें होती है। आगे बढ़ते हैं, ऋषिदेव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसके अंदर हेल्ड हुआ था, कॉमन इंटेंशन कैन बी बिल्ड ऑन प्लेस ऑफ एक्सीडेंट ऑन सर्टेन कंडीशन विच आर डेसिसिबल एज पर सिचुएशन। श्री कालिया वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। इसके अंदर हेल्ड हुआ था, प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड इज नेसेसरी फॉर डिटरमाइनिंग कॉमन इंटेंशन। मतलब कॉमन इंटेंशन को स्थापित करने के लिए वहाँ पर एक्यूज का हाजिर होना, वहाँ पर एक्यूज का रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला केस है श्री कांतिया वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। इसमें यह कहा गया था, फिजिकल प्रेजेंस एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ एक्यूज इज नेसेसरी। श्री कालिया वाले में कहा था फिजिकल प्रेजेंस होनी चाहिए और इसके अंदर कहा था फिजिकल प्रेजेंस के साथ साथ एक्टिव पार्टिसिपेशन भी होना जरूरी है। नेक्स्ट केस आता है हमारा कृपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसके अंदर कहा गया था, कॉमन इंटेंशन कैन बी जनरेटेड बिटवीन सेवरल पर्सन इन प्लेस ऑफ क्राइम। इट विल बी डिटरमाइंड बाय एक्ट, फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस। मतलब जो कॉमन इंटेंशन होगी
वो प्लेस ऑफ क्राइम में भी स्थापित की जा सकती है, और ये जब स्थापित की जाएगी तो उसके अंदर जो एक्ट हुआ है वो, जो फैक्ट थे वो, और जो सर्कमस्टांसेस थे वो, उन सबको कंसिडर किया जाएगा। J.M. Desai versus State of Bombay, one of the most important case. For the enforcement of Section 34, participation of several persons is necessary. Only planning is not sufficient, but no physical presence is required. Physical presence is only required for physical violence, not required for other matter, because it can be done at different place and different time. अगला केस, बलदेव जी भाटी जी ठाकुर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। इसके अंदर हेल्ड किया था एक्यूज। इसके फैक्ट ये थे, एक एक्यूज था, उसने एक गाड़ी चला दी एक आदमी के ऊपर, जब वो आदमी रोड क्रॉस कर रहा था तब, और एक्यूज ने जब गाड़ी चलाई और वो भाग गया, तो उसने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा कि वो आदमी जिंदा है या मर गया, और ना उसको बचाने की कोशिश की। तो यहाँ पे एक्यूज जो है वो डेथ के लिए लायबल हुआ। अगला केस है ग्रेगरी केस। एक्यूज ने अपने खेत में अनऑथराइज्ड ट्रेसपास को रोकने के लिए चारों तरफ फेंसिंग करवा दी और उसके अंदर बिजली का करंट पास करवा दिया, लेकिन वहां पे कहीं पे भी डेंजर का या कॉशन का कोई बोर्ड नहीं लगवाया। अब इसके अंदर एक आदमी आया और वो आदमी उसमें आकर के मर गया। अब इस केस के अंदर एक्यूज को 304A के लिए लायबल ठहराया गया था। अगला केस, सतनाम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इस केस के अंदर एक ट्रक ड्राइवर ने स्कूटर को हिट किया और जो स्कूटर ड्राइवर था उसकी वहीं पे इंस्टेंट डेथ हो गई। और इसमें ट्रक ड्राइवर के ऊपर ये एलिगेशन लगाई गई थी कि जो ट्रक ड्राइवर था उसने इंटेंशनली स्कूटर को मारा। लेकिन ये जो स्टेटमेंट थी ये 3 दिन बाद रिकॉर्ड की गई थी जब एक्सीडेंट हुआ था तब। तो फिर इसके अंदर ये था कि जो ट्रक ड्राइवर था वो 302 के अंदर लायबल नहीं था, क्योंकि वो जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई थी वो 3-4 दिन बाद की गई थी, ना कि इंस्टेंटली। अब 3-4 दिन के अंदर स्टेटमेंट को मॉडिफाइड किया जा सकता है, इसलिए उसको 302 के अंदर लायबल नहीं माना था, बट उसको 304A के अंदर लायबल माना था। अब ये 302 और 304A में क्या डिफरेंस है वो हम आगे पढ़ेंगे। बायसागु नो-शो केस। Husband in aggression hits his wife's stomach, wife प्लिया get destroyed and become dead। हस्बैंड गुस्से में था, उसने अपनी वाइफ को मुक्का मारा, लेकिन उसके वाइफ के पेट में कुछ इन्फेक्शन वगैरह था, जिससे कि वो उस मुक्के से वो इन्फेक्शन फट गया और उसी में वाइफ की इंस्टेंट डेथ हो गई। तो हस्बैंड लायबल था उसकी डेथ का। चतुरनाथ केस। चतुरनाथ केस में ये था, एक्यूज और कंप्लेनेंट के बीच में फाइट हो रही थी। एक्यूज ने एक ईंट उठाई और कंप्लेनेंट के सिर पर एम रख करके उसको मारा। अब यहाँ पे उसने जब ईंट उठाई और उसके सिर पर एम रखा तो यहाँ पे उसकी इंटेंशन बन गई थी। इन ऑर्डर टू डिफेंड हस्बैंड, वाइफ कम विद। अब कंप्लेनेंट की वाइफ उसको बचाने के लिए आई। अब उस वाइफ के हाथ में एक बच्चा भी था। अब जो एक्यूज ने अपना एम बना रखा था वो लॉस हो गया, वो मिस हो गया और वो एम जाके लगा सीधा बच्चे के सिर के ऊपर, जिससे कि उस बच्चे की डेथ हो गई। अब यहाँ पर क्योंकि वो जो एम उस कंप्लेनेंट पे नहीं लगा, बच्चे पे लगा, तो वो जो आदमी एक्यूज था वो सिंपल हर्ट का दोषी माना गया।
ना कि डेथ का। मारन गोदान केस, A demand ₹500 from B. B is debtor. B promised to pay later. A hits 2 times on stomach of B. As a result, B fell on the floor and died. It is determined that A is liable for intentional hitting to B only because it is not clear that A intention to kill B. Indu case, husband hits wife forcefully from left. As a result, bleeding from nose and after some time death take place. He is only liable for hurt because it is not clear that he has intention to kill her. मतलब जहाँ पर अगर उनकी इंटेंशन क्लियर नहीं है तो वो मर्डर के लिए लाइबल नहीं होंगे। मर्डर के लिए लाइबल करने से पहले हमें इंटेंशन को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि इसकी ये इंटेंशन थी या नहीं। अब अगला हमारा केस आता है आर वर्सेस प्रिंस या आर वर्सेस डॉल्सन। इस केस के अंदर जजेस थे हमारे ब्लैकबर्न और ये केस था बेसिकली मिस्टेक ऑफ फैक्ट के ऊपर, जो कि बेस्ड ऑन था एक्टस नॉन फैसिट रियम मिसी मैन सिट्रिया। गिरिजा शंकर वाला केस था, इसके अंदर ये था कि ईच एंड एवरी पर्सन इज लाइबल आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ एक्ट। शहराज वर्सेस रूजन, ये आपको खुद फाइंड करना है, ये आपका होमवर्क है। सेक्शन 35, when such act is criminal by reason of it being done with a criminal knowledge or intention. Whenever an act, जब भी कोई act which is criminal only by reason of is being done with criminal knowledge or intention, वो कोई भी act जब वो criminal माना जाएगा क्योंकि वो सिर्फ इसलिए criminal माना जा रहा है क्योंकि वो उसके पीछे जो करने का आशय है वो खुद एक criminal intention से किया जा रहा है और खुद एक criminal knowledge से किया जा रहा है। It is done by several persons. Each of such person who join in the act with such knowledge or intention is liable for the act. मतलब ये है कि अगर किसी आदमी या बहुत सारे आदमियों ने किसी क्रिमिनल इंटेंशन या किसी क्रिमिनल नॉलेज के अंतर्गत रहते हुए कोई काम किया है तो वो क्रिमिनल एक्ट के लिए ही लायबल होंगे और वो इसी तरीके से माने जाएंगे कि भैया वो जो एक्ट है उन सब ने उसी कैपेसिटी में रहते हुए किया है और वो एक एक आदमी उसके लिए लायबल होगा। अब आते हैं सेक्शन 36, इफेक्ट कॉज पार्टली बाय एक्ट और पार्टली बाय ओमिशन। वेयर एवर द कॉजिंग ऑफ द सर्टेन इफेक्ट और एन अटेम्प्ट टू कॉज द इफेक्ट बाय एन एक्ट और बाय एन ओमिशन is an offense, it is to be understood that causing of that effect partly by an act or partly by omission is the same offense. Illustration पढ़ते हैं इसकी। A intentionally caused Z death, partly by illegally omitting to give food or partly by beating Z. A has committed murder. मतलब अगर ए की इंटेंशन थी कि मेरे को जेड को मारना है, चाहे उसको भूखा रख के मारूं चाहे उसको पीट करके मारूं। अब अगर उसने उसको किसी भी तरीके से मारा तो वहां पे वो मर्डर के लिए ही दोषी होगा। यहाँ पे उसकी इंटेंशन देखी जा रही है कि उसने इंटेंशन था क्या। अब उस इंटेंशन को पूरा करने के लिए उसने क्या क्या हथकंडे अपनाए वो बात की बात है, लेकिन वो लाइबल सिर्फ मर्डर के लिए होगा क्योंकि उसकी इंटेंशन थी कि मैं इसको मारूंगा। Section 37, cooperation by doing one of several acts constituting an offense. When an offense is committed by means of several acts, जब कई सारे एक्टों को जोड़ करके कोई एक्ट ऐसा किया गया जो कि ऑफेंस की कैटेगरी में आता है। Whoever intentionally cooperate in the commission of that offense, जिसने भी उसके अंदर सहयोग दिया इंटेंशनली। यहाँ पे वर्ड इंपॉर्टेंट है, इंटेंशनली सहयोग देना जरूरी है। किसी को धमका करके आप सहयोग लोगे वो इसमें कब नहीं आएगा। कोई अपनी मर्जी से आके इंटेंशनली कोऑपरेट कर रहा है वो इसमें इंक्लूड होगा। By doing any one of those acts
either singly, either jointly, or with any other person. With any other person commit that offense. मतलब जहाँ पर उसकी इंटेंशन थी कोऑपरेट करने की, जब उसने इंटेंशनली कोऑपरेट किया, चाहे वो पार्ट्स में किया हो चाहे एक साथ ही किया हो, तो भी वो मर्डर के लिए दोषी होगा या उस ऑफेंस के लिए दोषी होगा। इसके इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में आता है। ए एंड बी एग्री टू मर्डर जेड। ए और बी जेड के मर्डर के लिए एग्री हो गए। बाय सेवरली एंड डिफरेंट टाइम गिविंग हिम स्मॉल डोजेज ऑफ पॉइजन। धीरे धीरे उसको पॉइजन दे दे के मारने के लिए ए और बी एग्री हो गए। ए एंड बी एडमिनिस्टर द पॉइजन अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट विद द इंटेंट टू मर्डर जेड। जिस तरीके से उन्होंने पहले सोच विचार किया था उस तरीके से उन्होंने छोटे छोटे अमाउंट में उसको जहर देना चालू कर दिया। Z died from the effect of several doses of poison so administered to him. Here A and B intentionally cooperate in commission of murder, as each of them does an act by which the death is caused. They both are guilty of offense though their act are separate. अब इस केस के अंदर ए और बी की प्रायर मीटिंग थी कि हमें जेड को मारना है। जेड को किस तरीके से मारना है? जहर दे के मारना है। जहर कैसे दिया जाएगा? छोटे छोटे डोजेस में दिया जाएगा। अब ए अलग तरीके से जहर देता था और बी अलग तरीके से जहर देता था, लेकिन इन दोनों का जो एक्ट था वो किसको फोकस रख के था? क्या इंटेंशन था? कि हमें जेड को मारना है। अब भले इन दोनों के एक्ट अलग अलग हों, लेकिन ए और बी दोनों जेड को डेथ देने के लिए लायबल होंगे। इलस्ट्रेशन बी, ए एंड बी आर जॉइंट जेलर्स। ए और बी जॉइंट जेलर हैं एंड एज सच हैव द चार्ज ऑफ जेड। और उस जेल में एक कैदी है जेड। ऑल्टरनेटिवली फॉर 6 आवर्स अ टाइम। ए आता है 6 घंटे के लिए, उसके बाद आता है बी 6 घंटे के लिए। इंटेंडिंग टू कॉज जेड। ए और बी दोनों की इंटेंशन थी जेड को ख़त्म करने की, जेड को मारने की। knowingly cooperate in causing the effect by illegally omitting each during the time of attendance to furnish Z with food supplied to them for the purpose. Z die for hunger. Both A and B are guilty of murder Z. अब ए और बी दो जेलर थे और उस जेल के अंदर एक कैदी था जेड। अब उन दोनों ने ये डिसाइड किया कि हम जेड को मारेंगे भूखा रख करके। अब ए आता था 6 घंटे के लिए, उसके बाद भी आता था 6 घंटे के लिए। ना ए ने जेड को खाना दिया और ना बी ने जेड को खाना दिया, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ कि जेड जो है भूख से मर गया। तो इस केस में हालांकि ए और बी दोनों के एक्ट, दोनों का टाइम अलग अलग था, लेकिन उनका जो कॉमन इंटेंशन था वो जेड को मारना था, तो इसलिए वो दोनों लायबल होंगे जेड की डेथ के। आगे बढ़ते हैं। ए एक जेलर था जिसके पास जेड का चार्ज था, जो कि एक कैदी था। ए ने जेड की डेथ करने के लिए इंटेंशन किया और उसको खाना पीना देना बंद किया, जिसके वजह से जेड की जो स्ट्रेंथ थी वो दिन पर दिन कम होने लगी, लेकिन वो उतनी नहीं थी कि जिससे जेड की डेथ हो सके। और ए को उसकी जॉब से डिसमिस कर दिया गया। अब उसकी जगह पर चार्ज लेने आया बी। अब बी ने ए के साथ कोई प्रायर मीटिंग नहीं की थी कि जेड को मारना है, लेकिन उसने भी जेड को खाना पीना देना बंद कर रखा था। तो अब क्या हुआ, जो जेड था वो भूख की वजह से फाइनली मर गया। तो इस केस में जो बी है वो दोषी होगा मर्डर का, लेकिन जो ए है वो सिर्फ और सिर्फ दोषी होगा अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर का, क्योंकि ए और बी में कोई प्रायर मीटिंग नहीं हुई थी, इस वजह से। सेक्शन 38
पर्सन कंसर्न इन क्रिमिनल एक्ट मे बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस। मतलब कोई अगर एक ऐसा आदमी है जो किसी क्रिमिनल एक्ट के लिए दोषी पाया गया है तो वो किसी और ऑफेंस के लिए भी दोषी पाया जा सकता है। Where several persons are engaged or concerned in commission of a criminal act, they may be guilty of different offences by means of that act. मतलब अगर कोई आदमी किसी अभियोजन के लिए आए हैं तो वो किसी और अपराध के लिए भी दोष हो सकते हैं। A attacks Z under such circumstances of grave provocation that his killing of Z would be only culpable homicide not amounting to murder। मतलब ए ने जेड के ऊपर प्रहार किया और जो प्रहार किया था इंटेंशनली नहीं किया था, जो प्रहार किया था वो प्रोवोकेशन के अंदर किया था और उस प्रहार की ग्रेविटी इतनी थी कि उससे अगर हद से हद चोट भी लगती तो वो जेड को कल्पेबल होमोसाइड होता, उससे मर्डर नहीं होता। लेकिन वहां पर एक मिस्टर बी आ गए जिसने ए के गुस्से का उठाया फायदा और मिस्टर बी चाहता था कि जेड का खून हो जाए और मिस्टर बी की इंटेंशन थी कि मैं जेड को खून करवाऊं। Not having been subject to the provocation assist A in killing of Z। अब इस केस में बी ने ए का गुस्से का फायदा उठा करके ए को और उकसाया और उसको बी को मारने उसको जेड को मारने के लिए उसको असिस्ट किया और उकसाया और उसकी हेल्प भी करी कि तू जेड को मार। Here though A and B are both engaged in causing Z death, हालांकि A और B इसके अंदर Z की डेथ दोनों ने साथ की है, लेकिन फिर भी B ही गिल्टी होगा डेथ के लिए और A गिल्टी होगा कल्पेबल होमिसाइड के लिए। क्यों? क्योंकि B की इंटेंशन थी कि मैं Z को मारूंगा, A तो सिर्फ प्रोवोकेशन में काम कर रहा था। अगर यहाँ पे A की भी इंटेंशन होती तब हम कह सकते थे कि A भी बराबर लायबल होगा। Section 39 voluntarily। A person is said to cause effect voluntarily when he causes it by means where he intended to cause it, or by means which at the time employing of those means, or he knew he had reason to believe to be like to cause it। मतलब अगर उसके पास वो सारे संसाधन हो जिससे कि उसको अवगत हो या उसे सब कुछ पता हो कि इससे ये हो जाएगा, मतलब अपने आप स्वयं उस कार्य में पैर डालना, इसको हम बोलते हैं वॉलंटरीली। Illustration: A set fire by night to an inhabited house in a large town। A ने एक बड़े टाउन के अंदर एक घर के अंदर आग लगा दी। आग क्यों लगाई? क्योंकि आग इसे लगाई कि वो उसमें रॉबरी कर सके और उसमें एक आदमी की डेथ हो गई। अब हालांकि इस केस के अंदर जो ए था उसकी इंटेंशन नहीं थी कि वो उसको आदमी की डेथ करे और वो भले ही अपनी अंतरात्मा से बहुत सॉरी मांग रहा हो, लेकिन अगर उसे ये मालूम था कि मेरे आग लगाने से किसी की जान जा सकती है तो वो यहाँ पर किसी भी फॉरगिवनेस के लिए एलिजिबल नहीं होगा, वो यहाँ पर डेथ के लिए लायबल होगा और डेथ भी कौन सी? वॉलंटरी डेथ के लिए। मतलब ये है कि अगर आप कोई काम कर रहे हो और आपको पता है कि इस काम को करने में ये भी हो सकता है तो ये प्रेज्यूम किया जाएगा कि आप वेल प्रिपेयर्ड थे उस काम को करने के लिए। तो यहाँ पर ए को उस डेथ के लिए वॉलंटरीली लायबल माना गया था। आज के इस वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। हमारा जो अगला वीडियो होगा उसके अंदर हम फाइनली चैप्टर 2 खत्म कर देंगे, जिसके अंदर हम 40 से 52A तक करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कोई सजेशन हो तो उसको प्लीज़ दें जिसको भी मैं आगे अपनी वीडियोस में इम्प्रूव कर सकूँ। थैंक यू।